वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दिए गए 48 घंटों का अल्टीमेटम ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। ईरानी हुकाम का कहना है कि दबाव या धमकियों के जरिए उन्हें झुकाया नहीं जा सकता। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने दावा किया है कि ईरान में गिरने वाले F-15 तैयारे के वेपन ऑफिसर को कामयाबी के साथ बाजियाब करा लिया गया है। ताहम ईरानी फौज ने तरदीद करते हुए दावा किया है कि अमरीका का ऑपरेशन नाकाम रहा और ईरानी फौज ने मजीद अमरीकी हेलीकॉप्टर मार गिराए जो ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। इधर इजराइल में हुकूमती पाबंदियों के बावजूद इस जंग के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। मुजाहिरीन ने जंग बंदी का मुतालबा करते हुए सड़कों पर एहतजाज किया और साथ ही साथ अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने खबरदार किया है कि अगर जौहरी प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो तबकारी के अखराज से न सिर्फ ईरान बल्कि खलीजी ममालिक में भी जिंदगी शदीद खतरे से दो चार हो सकती है। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर दिफा ने अंदेशा जाहिर किया है कि ईरान की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, जिससे खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ने का खदशा है। अब होने क्या जा रहा है और किस नहज पे चीज़ें जा रही हैं, बिकॉज अभी कुछ ही देर पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ही टुक टू ट्रूथ सोशल और उन्होंने जो दावे किए हैं जिसका हमने आपको बताया भी, जिसमें अपने दोनों पायलट्स की रिकवरी के, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही जो एक सख्त टोन और मैं कहूँगी नामुनासिब टोन जो उन्होंने इस्तेमाल की ईरान के अल्टीमेटम के हवाले से, और जो उनको ये अल्टीमेटम दिया गया कि जी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलें, जिस किस्म के अल्फाज जो चुने गए और जिस किस्म के अल्फाज का जो इस्तेमाल किया गया, दैट इज़ वेरी अनबिकमिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट, लेट अलोन एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो उसमें जो है वो ये लगता है कि जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फ्रस्ट्रेशन है वो आए दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। इस पर बात करेंगे कि अगले क्योंकि कल ये डेडलाइन जो है ख़त्म हो रही है, तो ये जो 48 घंटे की डेडलाइन ख़त्म हो रही है, कल इसकी ये टाइमलाइन है, उसके बाद व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? क्या ये जो न्यूक्लियर की ऑप्शन है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, कंसिडरिंग कि जिस तरह अभी अराक्ची साहब ने भी जो है ये खबरदार किया है कि ये अगर आप समझते हैं कि सिर्फ यहीं तक रहेगी या हमारे यहाँ तक महदूद रहेगी तो ऐसे नहीं होगा। उन्होंने चेरनोबिल का भी जो है वो एग्जांपल देते हुए ही alluded to it yesterday, और उन्होंने कहा कि जी ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी, ये खलीज तक जो है ये फैल जाएगी, खलीजी ममालिक तक फैलेगी। जैसे जब यूक्रेन में ये अटैक, जब यूक्रेन में ये फैसिलिटी का हादसा हुआ था तो तब हुआ था। होने क्या जा रहा है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर राइट फारूक हमीद साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ डॉक्टर राशिद नकवी साहब हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ जाहिर शाह शिराजी साहब भी, बल्कि शिराजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शिराजी साहब इज ऑल्सो विद अस। तो नकवी साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। एक तो ये जो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो दावे किए जा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, सबसे पहले जो पायलट्स वाला मसला है उसमें ईरान से जो एक मौक़िफ़ आ रहा है, नैरेटिव आ रहा है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो बात कर रहे हैं वो सबके सामने है, बट अगेन प्रेसिडेंट ट्रंप आए दिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ करते जा रहे हैं, बिकॉज पल में तोला पल में माशा, तो मेरा ख्याल है बड़ा एक छोटा लफ्ज़ जो है वो रह गया है, एक छोटा मुहावरा जो है वो रह गया है। जिस तरह वो अपनी टोन बदल रहे हैं, जिस तरह उनकी टोन में जो है वो सख्ती आ रही है, लहजे में सख्ती आ रही है, जिन अलकाबात से नवाजा जा रहा है, तो वो तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहे हैं। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो पायलट्स वाला मामला है, पहले ये बता दीजिए ज़रा कि आपकी इन्फॉर्मेशन इस पर क्या है, कि आपकी रीडिंग इस वक्त क्या है इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने इस मौजू पे कुछ कहने का मौका दिया। देखें, हमारे ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, वो मैं समझता हूँ कि क्योंकि उनका ये फील्ड है, वो यकीनन इस पे एक माहिराना तबसरा फरमाएंगे। देखें, जब किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर 2 C-130 तबाह हो जाए, A-10 तैयारा जमीन पोस हो जाए, 4 हेलीकॉप्टर जो हैं वो उनमें आग लग जाए, MQ-9 बर्बाद हो जाए, तो इस तरह की सूरत हाल में क्या उसका नतीजा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन होता है? ये एक सवाल है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जिस अंदाज से जहाँ पे ये सब कुछ वाकयात रूनुमा हुए हैं, उस जोग्राफी को देखें और फिर अमेरिका और अमेरिकी प्रेसिडेंट के दावों को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि
इसमें कोई सदाकत होगी, लेकिन ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि कहा जाता है कि जंगों में जो सबसे पहले जिस चीज का कत्लेआम होता है वो सच का कत्लेआम होता है। ऐसे ही है। तो दोनों तरफ के दावे अपनी जगह पे, लेकिन असल बात यह है कि ये अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ये नहीं कहा कि जब C-130 गिरते हैं तो उसके अंदर कितना अमला होता है, वो जब A-10 गिरता है तो उसके हमले में कितने लोग होते हैं, हेलीकॉप्टर्स में कितने लोग होते हैं, क्या इनको फरिश्ते चला रहे थे, कुछ जिन्नात ने जो है उनको घर में, यानी जिसे कहते हैं कि हवा में उनको उड़ा रहे थे, तो इतना बड़ा नुकसान हुआ है। ये तो बड़ा एक तारीखी, मैं समझता हूँ, कल और आज के जो वाकयात हुए हैं अमेरिकी एयरफोर्स की तारीख में, ये बड़ा तारीख वक्त है कि जिसको इस वक्त ट्रंप साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, और उनके लबो लहजे से भी अंदाजा होता है कि जख्म बहुत गहरा है जो उनको लगा है, और उसी जख्म की तिलमिलाहट जो है उनके चेहरे पे भी और उनके अल्फाज से भी जाहिर हो रही है। और ईरानियों के बकौल कि अभी हमारे पास बहुत सरप्राइज मौजूद है। ये तो हमने सिर्फ ट्रंप साहब को इस बात का जवाब दिया था कि जो ये कह रहे थे कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, इनकी नेवी तबाह हो चुकी है, इनके पास ड्रोन्स खत्म हो चुके हैं, इनके पास जो मिसाइल हैं उनका जो है वो सिस्टा जो है वो कमजोर हो चुका है। तो वो क्या हम नकवी साहब कता कलामी की माफ़ी, क्योंकि मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, गालिबन आप ही उस एक शो में एक सीनियर जर्नलिस्ट है हमारे मुबशर लुकमान साहब, आप उनके साथ किसी गालिबन एक प्रोग्राम में थे जिसमें बाकरी साहब ने भी ये कहा है कि जी हमारे पास जो नॉर्थ कोरिया से आने थे मिसाइल वो आ चुके हैं। तो अगर किसी का ख्याल था कि हमारा इस वक्त जो सप्लाई है वो दैट्स डाइंग आउट, तो मेरा ख्याल है देयर सैडली मिस्टेकन, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, बल्कि हमारा तो अब इजाफा हो रहा है। उस पर अगर कमेंट करना चाहें। देखिए, बाकरी साहब तो इस तरह की खबरें देते रहते हैं, अलबत्ता उनका सोर्स बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। बहरहाल उनकी अपनी राय है, उनकी राय का एहतराम करते हुए मैं अर्ज करूंगा कि ईरान का जो डॉक्ट्राइन है ना, उसके अंदर बाहर से लेके कोई टेक्नोलॉजी अपनी जंगी हिकमत अमली में शामिल करना नहीं है। इनकी डॉक्ट्राइन में यह है कि हमने खुद अपना दिफाई निजाम बनाया है, हमने खुद अपना मिसाइल सिस्टम जो है वो मजबूत किया है। हम ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क से, किसी दूसरी ताकत से हम लें। कल उसकी सारी इंफॉर्मेशन तो असल मुल्क के पास होती है जहां से वो बनाया जाता है, और वो कल मुल्क वही टेक्नोलॉजी किसी और को दे के हमारे लिए खतरे का बायस बन जाए। इन्होंने इस पे बहुत ही कंसंट्रेशन से इस काम को आगे बढ़ाया है कि इनका जितना, चाहे आप वो देखें ना, इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम गालिबन बाबर नाम का एक इनका है, इसी तरह मजीद नाम का है, तो ये इन्होंने बिल्कुल प्योर अपने, जिससे कहते हैं अपने जो इनके साइंटिस्ट थे, अपने माहिरीन थे, उन्हीं के जरिए से बनाया, उसी तरह वो चल रहा है। वो F-35 को भी जैसे कहते हैं गिरा रहा है, वो F-16, F-15 हिरमेस, नमिदोनम और जो इस तरह के हैं वो सारी चीजों को, तो मैं नहीं समझता कि इन्हें इस वक्त बाहर के किसी मिसाइल की, किसी बाहर के एयर डिफेंस की जरूरत है। इस वक्त ये अपने पांव पे खड़े हैं, और इनका डॉक्ट्राइन भी यही है कि हम अपने पांव पे खड़े होकर अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी का मुकाबला करेंगे। और अभी तक मैं समझता हूँ कि जो गैर जानिबदार जराए, और मैं ब्रिगेडियर साहब से जरूर इस पे कहूंगा जो कमेंट दें, कि एक ऐसा मुल्क के जिसको 47 साल से सैंक्शंस का शिकार किया गया है, जिसके पास लाइफ सेविंग ड्रग्स तक लाने की इजाजत नहीं थी, जिसको कोरोना के जमाने में वैक्सीन जो है वो इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं थी, उसने ये कैसे ये सिस्टम बना लिया, कैसे उसके पास मिसाइल हैं कि वो वहां पे भी अमरीकी जो खित्ते के अंदर आदाफ हैं या उनके मफादात हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं, और वहां पे इसराइल के अंदर जो उनका एटमी प्लांट है और उसके नजदीक बड़े हसास इलाके हैं, डेमोना तक उन्होंने उनको सही जगह पे हिट किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि इनका जो एक डॉक्ट्राइन था, डिफेंस डॉक्ट्राइन, उसकी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, और बकौल उनके अभी बहुत सारे सरप्राइज बाकी हैं। चले, बकौल उनकी बहुत सारे सरप्राइज बाकी है, बट इस पे तो बहुत ज़्यादा जो है वो लिखा भी जा रहा है। जो फ्यूल प्रोपेलेंट्स हैं जिसका परकोलेट की बात हो रही है कि जी वो चाइना से आ रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से आ रहे हैं, खैर वो एक अलग चीज़ है। बेशक आपकी बात अपनी जगह और आपकी बात बजा कि इस तरह टेक्नोलॉजी शेयर नहीं होगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, बट जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि कुछ ममालिक हैं इस तरह जो हेल्प कर रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर वो हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने इन सैंक्शंस के बावजूद
اپنی جو ڈپلومسی ہے وہ اتنی کامیاب رکھی ہے کہ اس مشکل دور میں بھی لوگ ان کی یا ممالک ان کی جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, I'll come over to you. Again, we're going to talk about ڈونلڈ ٹرمپس فرسٹریشن لیٹر. ابھی جو صرف یہ بات ہو رہی ہے کیونکہ اگین ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک دنیا میں مذاق بن چکے ہیں. امریکی جو ہے وہ مذاق بن چکے ہیں. آئے روز ان کا پریزیڈنٹ جو ہے جس قسم کی باتیں کرتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ وہ کسی خام خیالی میں ہے یا عمر کا تقاضا ہے, وہ سٹھیا گئے ہیں, کیا ہو گیا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے. بٹ یہ جو پیورلی فرام اے ملٹری پوائنٹ آف ویو, یہ کہ جی 7 گھنٹے ہم رہے وہاں پہ, دیٹ سولجر از سیف اینڈ ساؤنڈ, اور صرف ایک نہیں پچھلا والا بھی جو ہے وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. ڈو یو تھنک دیٹ از پاسبل کنسیڈرنگ جس طرح جو یہ لینڈسکیپ ہے سارے اس وقت, آپ کو لگتا ہے پاسبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. مجھے تو 1979 کا جو فیلڈ ریسکیو مشن تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا, جس میں وہ C-130 بھی تھے, 4-5 ہیلی کاپٹر بھی تھے, وہ سینڈ سٹارم میں کریش کر گیا. وہ گئے تھے وہاں پہ جو تہران میں یونائٹڈ اسٹیٹس ایمبیسی میں جو ہوسٹیجز تھے جو لیے ہوئے تھے اسٹوڈنٹس نے, تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے, تو وہ مجھے تو اسی قسم کا ریپیٹ پرفارمنس لگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو کور اپ کیا جائے. اب ایرانیز نے تو وہ پائلٹ دکھا دیے, وہ تو بڑا کلیئرلی انہوں دکھا دیے, اور بڑے ابھی کرو کے لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں. آئی ایم شیور سلولی وہ بھی دے ول آلسو کم آؤٹ. کبھی نہیں ہوا کہ اس طرح اس لیول پہ آپ جائیں اور جا کے اتنی ہیوی فورس کے ساتھ. دیکھیں نا 2 C-130 اگر وہ آپ کے ڈسٹروائے ہو گئے, واٹ ایور بی دا ریزن, تو مجھے بتائیں 2 بلیک ہاک یا 4 بلیک ہاک, اس کے علاوہ وہ 8-10, تو it is a big setback for the prestige of a military prestige of a super power. یہ میٹرز کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں, میں نے کہا یہ سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے تاریخ میں وزابی ایرانیین. اب جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایون وہ یہ کور اپ کر رہے نہیں بتا رہے ہیں کہ جی کتنے باڈی بیگ جو ہیں پچھلے 4 ہفتوں میں وہ گلف سے وہ گئے ہیں, جو ملٹری بیسز کو اسٹرائک کیا ہے اپنا ایران نے, کہ وہ کتنے, وہ اس کو بھی کور کرے گا جی 3-4 10-12 لوگ سولجر. اور یہی وجہ ہے سب سے جو خوفناک صورتحال ہوئی ہے جس کا آپ کو ذکر کرنا چاہیے, کہ there is a big division between the White House and the Pentagon. یہ کبھی ایسے پہلے ہوا نہیں ہے. دیکھیں نا, کوئی جرنیل آپ کے ایجنڈا پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جس کا انٹرویو کرتے ہیں اس کو فارغ کر دیتے ہیں. جو دیکھیں ان کے جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں, کل اب 1 بجے ان کی ایسٹرن ٹائم کے مطابق وہ پریس کانفرنس ہے جس میں ٹرمپ نے کہا کہ میں اور ملٹری جو ہے ہم اکٹھی پریس کانفرنس جو ہے وہ کریں گے کل 1 بجے ان کے ٹائم کے مطابق. تو یہ تو فرسٹ ٹائم ان کے ملٹری چیف جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں, لیکن وہ خود سینیٹ ہیئرنگ میں کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے, وہ سیکرٹری ڈیفنس نے فارغ کر دی ہے کتنے 7 سے 8 سینئر US آرمی پینٹاگن کے آفیسر, آرمی اور نیوی کے. سو یہ دس شو دا بگ ڈویژن within the US military also, یہ بھی ایک ہے. سو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ آپ نے فرسٹریشن کا لفظ استعمال کیا, میں سمجھتا ہوں ڈیسپریشن ہے, میں سمجھتا ہوں in the panic state of mind. اور ابھی 3 دن پہلے ایک وہاں پہ پول ہوا ہے, اس کا کیا نتیجہ ہے, -17%. -17% پہ اس کی ریٹنگ ہے اس وقت, ان کی وہ جو کریڈیبلٹی ریٹنگ جو بھی آپ کے پاپولیرٹی. سو دوسری بات, پچھلے ہفتے کیا ہوتا ہے, 1 کروڑ امریکن باہر نکلے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری جنگ نہیں ہے. اور جو ناراض فوجی ہیں جنرل, وہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی ہماری جنگ نہیں ہے, ہم خام کا کیوں جنگ میں شامل ہو گئے, ہم کیوں اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کے کچھ سولجرز کے انٹرویو آئے ہیں کہ جناب یہ جو ایک ریٹائرڈ, ابھی ایک جنرل جو ریٹائر ہوئے 3 دن پہلے, اس نے کیا کہا, اس نے کہا یہ اسرائیل کی جنگ ہے, ہم اسرائیل کے لیے کیوں لڑے, ہم اپنے سولجرز کو کیوں منگوائیں ان کے خاطر. سو مائی پوائنٹ از دیٹ he is in a very very bad state. اور خطرے کی بات یہ ہے کہ جب ایک پریزیڈنٹ اس مائنڈ سیٹ کا ہو کہ وہ unreliable ہو, unpredictable ہو, rash ہو اس کے behavior, تو پھر خدا نہ خواستہ آپ نے وہ لفظ استعمال کر دیا شاید آپ نے اپنے انٹرو میں کہ وہ نان کنونشنل ویپن استعمال کر لے, کیونکہ ایرانیز جو ہیں وہ تو کہہ رہے تھے ہم تو پیچھے نہیں ہٹنے, نہ ریجیم چینج ہوا, نہ بوٹس آف گراؤنڈ اس طرح انہوں نے ابھی کیا تھا. تو اس نے 7 ملین ایرانیز جو ہے وہ تیار ہو گئے بوٹس آن گراؤنڈ. ایرانین آرمی جو ہے انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں, آ جائیں آپ, پھر ٹھیک ہے مقابلہ کرتے ہیں. سو
स्टेट ऑफ हॉर्मस में वो कह रहे हैं नेटो भाई आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। उसके जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि जी मैं 35 कंट्रीज की मीटिंग लंदन में कॉल कर रहा हूँ कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को कैसे खोला जाए। और मैं यहाँ एक बात कह दूं, ये पिछली जंग के बाद जो पिछले साल हुई थी, आपने नोट किया होगा खबरें आई है, बड़ी बड़ी रिलायबल खबरें थी कि एक मैसिव एयरलिफ्ट हुई है, चाइनीज के कार्गो एयरक्राफ्ट आए हैं, उनकी शटलिंग हुई है बिटवीन चाइना एंड ईरान। तो बिल्कुल इसमें नो, हाँ बात यह है कि ये भी तो इसराइल की मदद कौन पीछे कर रहा, सारी एमुनिशन बिल्कुल सही। फंड्स That's exactly वेपन what I was saying अमेरिका कर रहा है। कि अमेजिंग डिप्लोमेसी तो और इन चाइनीज सैंक्शंस के ईरान के राइट बावजूद है वो इस तरह जी। के जी ममालिक अगर उनकी मदद मैं कर रहे हैं कहना तो ये देयर इज चाह रहा नथिंग हूँ, रॉन्ग मेरा विद जुमला इट। सुन ले, हाँ मेरा जी मेरा जुमला सुन ले। जी प्लीज प्लीज ईरान के भी राइट है कि कोई सुपर पावर आके उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे, उनकी बिल्कुल मदद करे, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, साउथ कोरिया हो, चीन हो, रूस हो भाई। और ये जो इतने अमेरिकन जहाज गिरे हैं, आप मुझे बताएं कि अभी देखा टोटल 20 के करीब तो हो गए, अगर आप सारे को एनालाइज करें तो ये ईरानियंस के पास ये जो टेक्नोलॉजी आई है कि F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को वो शूट डाउन कर रहे हैं जनाब, इसका मतलब ये है कि दे हैव समथिंग वेरी वेरी स्पेशल या कैपेबिलिटीज जो माजी में ईरानियंस के पास नहीं थी। अब उनको एयरफोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जहाज गिराने शुरू कर दिए। अब आप मुझे बताएं, हाउ कैन ट्रम्प फेस द पीपल ऑफ अमेरिका विद दिस काइंड ऑफ रिजल्ट Absolutely, and adding परफॉर्मेंस। बिल्कुल and adding fuel to the fire is जो open letter लिखा है मसूद पिज़ेश्कियान साहब ने अमेरिकन पब्लिक को, so that is also adding fuel to the fire बिल्कुल। and that just shows कि कौन एक strong footing पे खड़ा है, किसका narrative जो है बिक रहा है। बट शराय साहब की तरफ चलती हूँ। शराय साहब अगेन ट्रम्प के जो अल्फाज हैं और जो उनके दावे हैं वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतना आपको जो है वो कामयाबियाँ मिल रही हैं, बॉडी बैग्स नहीं हैं उठा रहे, आपने इतनी जो है वो जो कामयाबी बटोर ली हैं इस जंग में, और इतनी आप सक्सेसफुली जो है अपने लोगों को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपको इतनी सख्त अल्फाज का चुनाव जो है विच इज़ अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन वेरी अनबिकमिंग ऑफ एन अमेरिकन प्रेजिडेंट, इससे नज़र आता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है, कितनी डेस्परेशन है और कितनी सुबकी, और उससे ऑफ कोर्स डर भी लगता है। इसकी तरफ ब्रिगेड साहब ने भी कहा, मैंने भी अपने इब्तदाई में जो है वो तस्करा किया कि खुदा ना खास्ता ये किसी इस ऐसी दहज पे चीज़ें ना ले जाएं जिससे फिर एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली सूरत हाल हो। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। जैसे कादमी साहब ने कहा और ब्रिगेड साहब ने भी बात की, मैं उसको आगे लेके चलूंगा कि इन द लास्ट 2 days 48 आवर्स की जो फ्रस्ट्रेशन है वो शायद ज्यादा बढ़ गई है। और उसका रीजन ऑब्वियसली एक तो आपके F-35 जैसे जहाज अगर गिरे हैं, बावजूद इसके कि आपने उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, नेवी खत्म कर दी, कमांड एंड कंट्रोल खत्म कर दिया, आपने जो है रिजीम भी चेंज कर दी। ये कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प के दावे थे। और जो उनके कहते हैं वॉर सेक्रेटरी है, वॉर मॉन्गर आई वुड से, जिस तरीके से उन्होंने अमेरिकी आर्मी चीफ समेत 2 टॉप के जर्नल और बाकी 10-12 लोगों को फारिग किया, तो देखिए इट्स लाइक अ सिस्टम इन प्लानिंग के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रेशर हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प पे। अब जो बात कादरी साहब ने की कि शायद जो हाउस वांग 18 नॉर्थ कोरियन जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो पहुंचे या नहीं पहुंचे, इंडिजियसली ईरान कर रहा है। लेकिन इसमें 2 चीजें बड़ी अहम है। आप देखें ऑल ऑफ अ सडन मेरे ख्याल में ईरान ने भी कैलकुलेशन की हुई है, एंड इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त रशिया एंड चाइना दे आर फुली बैकिंग ईरान, क्योंकि ये एक सर्वाइवल की जंग उनकी भी है। आप देखिए इस वक्त बेशक ईरान की अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, मिसाइल प्रोग्राम उसका बिल्कुल इंडिजिनस है, बड़ी हद तक उनकी जो है वो रिसर्च है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उन्हें बड़ा सक्सेसफुली आप उनके जो है वो सजील तक और बाकी जो खैबर मिसाइल थे उन्होंने बड़ी हद तक तबाही की जो उनके ड्रोन्स ने की। लेकिन एक चीज इसमें कोई दूसरी राय मेरे ख्याल से नहीं है। शायद हो सकता है कि एक तो हमारी मालूमात इस हद तक इसलिए कम है कि व्हाटएवर इज कमिंग ऑन मीडिया हम उसी को एनालाइज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। देयर इज नो फर्स्ट सोर्स इंफॉर्मेशन, ना चाइना कंफर्म कर रहा है, ना नॉर्थ कोरिया कंफर्म कर रहा है, ना ईरानियन गवर्नमेंट खुद कंफर्म कर रही है कि उनके पास ये तमाम चीजें कहाँ से आ रही हैं और वो कैसे इतनी हाई टेक्नोलॉजी वॉरफेयर के अंदर जो है वो अमेरिकन को शिकस्त दे रहे हैं। अब देखिए ओवरऑल देखा जाए तो ये ओवरऑल एक ऐसी जंग है जो कि नर्व्स की जंग भी है और बड़ी हद तक टेक्नोलॉजी की जंग भी है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि चाइना और रशिया दे आर सिटिंग दे आर एंजॉयिंग के जो इस वक्त अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, इसराइली टेक्नोलॉजी और उनकी अपनी टेक्नोलॉजी कपल्ड विद द ईरानियन टेक्नोलॉजी किस हद तक जो है वो इस वक्त इस जंग के अंदर कामयाबी जो है वो किसको हासिल हो रही है, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। बाकी अब देखिए दिसंबर 2025 में
जब यूएई और फ्रांस के दरमियान एक डील हो रही थी राफेल RF-5 के हवाले से, तो उस वक्त ब्लैक बॉक्स और तमाम टेक्नोलॉजी तक रसाई के लिए $3.5 बिलियन यूएई के जो हुक्मरान हैं उन्होंने ऑफर किए थे कि आप रिसर्च करें, सारा कुछ करें और हमें ये दे, लेकिन फ्रांस वाज अनएबल टू कन्वे इट, और वो मेरे ख्याल में उन्होंने इनकार किया। अब आप देखिए 14 मार्च को एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल के ऊपर चाइना ने जिस तरीके से इस चीज को जो है वो पब्लिक किया, आई फील के इनडायरेक्टली मेरे ख्याल में चाइनीज आर हेल्पिंग आउट, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो S-300 और साथ जो है इनके अपने जो मिसाइल सिस्टम है जिस तरीके से ईरानियन यूज कर रहे हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्प कमिंग फ्रॉम चाइना। अब आखिरी चीज ये कि वाकई अगर न्यूक करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम पुल तबाह करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे, तो आपके ख्याल से यूएई विल बी सर्वाइविंग बड़ा मुश्किल है। बहरीन ऑलरेडी मेरे ख्याल में शायद दे वुड बी विप्ड आउट। और अगर वाकई जो अगर हम इस खबर को मान लेते हैं कि जो कोरियन मिसाइल आए हैं 500 के करीब, जो जाहिर बात है ईरानियन मीडिया भी कह रहा है, कुछ चाइनीज मीडिया भी उसके बारे में कह रहे हैं, सिर्फ बाकरी साहब की खबर नहीं थी, बल्कि मैंने देखा कि एक चाइनीज जो जर्नलिस्ट हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी इस चीज की तस्दीक की कि ऐसी चीजें गई हैं। और वो मिसाइल अगर 500 के करीब वाकई है ईरान के पास, एंड दे आर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, तो अगर 15,000 तक उसकी रेंज है, तो हु कैन से कि अगर ईरान खुद कहते हैं ना कि सामतन ऑप्शन जो इसराइल अप्लाई करता रहा है, अगर वो ईरान अप्लाई कर दे, अगर आप उसको टोटली तबाह करना चाहते हैं, आप तेहरान को न्यूक करते हैं, आप अस्फहान को करते हैं, आप उनके जो है वो बुशेरा के न्यूक्लियर पावर प्लांट को करते हैं, तो क्या ईरान चुप करके बैठेगा? मेरे ख्याल में सेकंड ऑप्शन है, दैट्स व्हाई दे आर रेजिस्टिंग। लेकिन एक चीज है, जंग मेरे ख्याल में ये 48 घंटे बाद या तो आप समझ लें कि एक बड़ी ऐसी खतरनाक हद तक जाएगी कि बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। दूसरा टेक्निकल चीज देखें, जो ट्रंप साहब का बेशक जो ट्वीट है उसमें धमकी है, लेकिन उसमें वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को खोल दें, तो स्टेट ऑफ हॉर्मस तो खुली हुई है, फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट होने जा रहा है, स्पेन के जहाज जा रहे हैं, पाकिस्तान के झंडों वाले सारे जहाज जा रहे हैं, श्रीलंका को इजाजत दे दी, इंडिया को इजाजत दे दी, तो आप ट्रंप साहब किसके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलवाना चाहते हैं? यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्क जो है वो दे आर कन्वीनियंट विद ईरान, और वो बातचीत भी करना चाहते हैं, दे माइट हैव एन एग्रीमेंट। एक चीज जो मुझे नजर आ रही है, लेकिन ये जो कल दो वाकयात हुए, मेरे ख्याल में ये फ्रस्ट्रेशन उसकी नजर आ रही है, और इंटरनली जिस तरीके से जो पीट हेगसेथ है और जो टॉप मोस्ट जनरलों से इसलिए जान छुड़ाई जा रही है कि द अपकमिंग इलेक्शन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ये समझ रहा हूँ कि अब प्लानिंग अमेरिकन अपने इनसाइड इलेक्शन के अंदर कर रहे हैं कि वो फौजी जर्नल या वो टॉप ब्रास जो कि रेजिस्ट करेगी किसी भी तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट को, शायद ये लोग ऊपर उनको लाना चाह रहे हैं। तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन बहरहाल ये देखना होगा कि अगर अमेरिकन वांट टू टेक दिस वॉर टू अनदर एक्सट्रीम, तो उसमें क्या होगा? क्या पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट उड़ेगा? क्या इसराइल जो ऑलरेडी काफी तबाही फेस कर चुका है मजीद तबाह होगा? तो ये तमाम ऑप्शन है, इतना आसान नहीं होगा कि आप जो है ट्विटर के ऊपर धमकी दे दें और उसको इम्प्लीमेंट भी करने चले जाएं। राइट, बट मुझे तो लगता है आजकल अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है उनको सीरियसली, तो उनकी पब्लिक भी जो है उन्होंने लेना शायद जो है वो बंद कर दिया है, बिकॉज आए दिन जो है ये बात हो रही होती, कभी कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर कह रहे हैं जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा लें, फिर कहते हैं हमारे पास ऑयल है, जिसको चाहिए हमसे ले लें, जिसने खुलवाना है खुद खुलवा लें। सो वो कुछ समझ नहीं आ रही कर क्या रहे हैं। बट ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नकवी साहब की तरफ जाऊंगी। नकवी साहब, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हम बात कर रहे थे कि जी कभी कहते हैं कि जी इसको हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमने क्यों खुलवानी है, जिसको चाहिए खुद ही खुलवा ले। ताने भी दिए जाते हैं नेटो को, और बिलखुसूस अपने जो नेटो एलाइज़ हैं उनको, यूके को बहुत जो है वो तानाजनी उनकी हुई कि जी आपने खुलवानी है तो आप खुद ही खुलवा लें, और नहीं खुलवानी तो हमसे ऑयल ले लें। हैविंग सेड दैट, जिस किस्म का जो इनकी कॉल और फेल में तजाद है, पल में तोला पल में माशा, कुछ समझ नहीं आती,
ईरान की जो स्केप्टिसिज्म है vis-a-vis दिस प्रेसिडेंट, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड कि कौन इसको ट्रस्ट करेगा, कौन इसकी गारंटी देगा, जिसको खुद मतलब समझ ही नहीं आती कि किस वक्त जो है वो बदल जाते हैं और क्या कहते हैं और किस वक्त बदल जाते हैं। मैं तो आजकल जो न्यूज़पेपर्स हैं उनसे या जो टीवी चैनल्स हैं उनसे ज़्यादा जो उनकी रात को जो सैटरडे नाइट लाइव टाइप प्रोग्राम्स चलते हैं जिसमें इनका तमस्कर उड़ाया जाता है और इनकी स्टेटमेंट्स दिखाई जाती है, मैं तो उनको बड़ा एंजॉय कर रही हूँ आजकल। यहाँ पे तो खैर हम वो देख नहीं पा रहे, लेकिन ट्रम्प साहब की जितनी स्पीचेस हैं मुसलसल हम देख रहे हैं तो वो खुद भी एक मस्खरा ही नजर आते हैं। इससे ज्यादा कॉमेडी शो कौन सा होता है कि जब एक ही तकरीर के अंदर 4 तजादात पाए जाए तो वो खुद ही तजिया करने वाले सुनने वाले इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि कॉमेडी शो ही चल रहा है। अलबत्ता ईरान के यहाँ एक अवाम के अंदर एक बड़ा खूबसूरत जुमला चल रहा है, आपने बड़े अच्छे तौर पर बात की। उन्होंने कहा जी ये ट्रम्प का शुक्रिया अदा करते हैं कि अबनाए हुर्मुज़ हमारे पास नहीं था, हमने सबके लिए खुला छोड़ा हुआ था, तो बड़ी मेहरबानी ट्रम्प साहब की, अब उन्होंने हमें प्लेट में रख के पेश कर दिया है और हम जो है अब डेली 200 से 300 मिलियन डॉलर पर डे कमाया करेंगे इससे और मजे करेंगे और साथ ओमान को भी साथ शामिल कर लेंगे, वो भी हमारा पार्टनर हो जाएगा। तो थैंक यू ट्रम्प। चले, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इससे एक और चीज़ भी जो बात हो रही है जिसकी तरफ हो रहा है कि जी शायद आगे जो है वो चीज़ें बदलने जा रही हैं, जो पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन वाली जो एक ट्रांजिशन है उस पे अगर कुछ आप हमें आप उस पे जो इस वक्त जी बहुत अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया। हमारे दोनों सीनियर जो पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उनकी थोड़ी तवज्जो दिलाऊंगा कि यहाँ पे अभी फॉरन क्या मगरबी मीडिया में भी और यहाँ पे पर्शियन में मैंने उसकी चीजें देखी हैं। एक ट्रम्प स्विस और यूएस स्विस के नाम से आर्टिकल छपे हैं और उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया कि जब स्विस कैनाल पे मिस्र और बरतानिया का झगड़ा हुआ था तो बरतानिया था जो उस वक्त 1956 की बात है, तो पूरा कहते हैं पूरी दुनिया पे बरतानिया का सूरज जो है वो गरूब नहीं होता था, तो उस वक्त उसने अपने उस अरूज और फिरौनियत में मिस्र से कहा था कि अगर तुमने यहाँ पे टैक्स लगाया तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो वो आर्टिकल वाला लिखता है कि उस जमाने में अमेरिका आया, उसने मिस्र की मदद की और बरतानिया को टफ टाइम दिया और उसने कहा कि अगर आपने मिस्र के इस फैसले के रास्ते में रुकावट डाली तो हम पाउंड्स को दुनिया भर में कमजोर कर देंगे। और कहते हैं कि अमेरिका ने ये किया और उसके बाद वहीं से बरतानिया का जवाल शुरू हुआ। तो अब हम वही चीज इस वक्त अबनाए हुर्मुज़ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अब युआन की बात की जा रही है, बल्कि अभी यूरोप के साथ तो बाकायदा जो कुछ चीजें हमने यहाँ पे मीडिया में भी देखी हैं कि ईरान ने जो बाद यूरोपीय ममालिक को अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की बात की है, तो उन्होंने कहा कि अब डॉलर में नहीं होगा, अब जो कुछ होगा डॉलर के अलावा ही होगा। तो कुछ तजिया निगार ये कहते हैं कि ये जो यूएसए स्विस या ट्रम्प स्विस शुरू हो चुका है, यानी अमेरिका का जवाल जैसे बरतानिया का जवाल शुरू हुआ था उस वक्त नहर स्वेज से, तो अबनाए हुर्मुज़ से अमेरिका का जवाल शुरू हो गया और ये अब टाइटैनिक जो है डूबना चाहता है, बस डूबने की तरफ इसका जो है मरहला शुरू हो गया है। तो अगर इस तनाजुर में देखें तो इस वक्त ईरान बड़ी मजबूती के साथ उसने अपना पूरा जो एक दिफाई आप कह लें या उसने जो इस खास जैसे दुखती रग पे जिसे कहते हैं ना पांव रख दिया है इस वक्त, दुनिया की दुखती रग है इसमें, दुनिया की इक्तिसाद गोया उसके अपने कंट्रोल में आ गई है और ईरान इससे बड़ा खूबसूरत खेल रहा है अभी तक। और अब देखें ना बरतानिया की तरफ से जो बात आई, उसने कहा जी मैं 34-35 ममालिक के साथ मिलकर सियासी और सफारती सतह पे कोशिश करके अपना हुर्मुज़ को खुलवाऊंगा। अमेरिका तो वो जंग वंग की बातें कर रहे हैं ना, तो ये यूरोप पूरे का पूरा कहते हैं हम सिफारती और सियासी बुनियादों पे। तो जब सियासी सिफारती बातें होती हैं तो फिर तो ले दे होती है ना, कुछ आप गिव एंड टेक वाली बात होती है। ये फिर आइंदा युआन चलेगा, यहाँ पे यूरो होगा और जो पेट्रो डॉलर के मजे थे मेरे ख्याल में वो अब अमेरिका के खत्म होते नजर आ रहे हैं और यही उनके इक्तिसादी माहिरीन जो इस वक्त ट्रम्प की टीम पे जो सबसे बड़ा दबाव है वो यही है, इक्तिसादी दबाव है, सियासी तो है ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और मैं यहाँ पे अभी ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, ये जो उन्होंने वाकया बताया ना कि यहाँ पे 80s में, तो इत्तेफाक से वो भी अप्रैल का महीना था, 24 अप्रैल 1980 को
अमेरिकन आए थे अपने जासूस छुड़वाने के लिए कि जो इनके सफारत खाने में यहाँ पे पकड़े गए थे और उन्होंने ईरानियों ने रोका हुआ था उनको, तो तबस एक सहरा है, मैंने उसको करीब से देखा है उस जगह को भी, कि जहाँ पे इनके हेलीकॉप्टर्स और ये सारे आपस में टकरा गए थे। तो उस वाक़े ने उस वक्त कार्टर जो है दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सके थे, यानी वो वाक़या उनके ज़वाल का बायस बना और सियासी तौर पे कार्टर उस सियासी मंजर से हट गए। यानी कहते हैं कि वो वाक़या बायस बना जिसने कार्टर को जो है आइंदा की यानी सियासी दुनिया से गायब कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कल के और आज के जो वाक़यात हुए हैं और जिस अंदाज से यहाँ पे अमरीकी तैयारों और हेलीकॉप्टरों के साथ जो कुछ हुआ है, ये शायद ट्रंप को सियासी जिसे कहते हैं मंजरनामे से हटा दें। और उस वक्त बड़ी खूबसूरत बात एक यहाँ पे आई थी कि कार्टर को जब ये बताया गया कि इस तरह उनके तैयारे हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, तो उन्होंने सुबह बगैर शेव किए आके जो बयान दिया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अब क्या करें, सब चीज तो हमारे पास थी लेकिन खुदा ईरान के साथ। खुदा ईरान के साथ था। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, खुदा अभी भी लग रहा है कि ईरान के साथ ही है, क्योंकि जिस तरह जो जुल्म जो ढाए जा रहे हैं ना सिर्फ फ़लस्तीन पे, बल्कि जिस तरह ईरान पे जो है जो ये एक जिस किस्म की बर्बरियत की जा रही है, तो हर चीज़ का एक मेरा ख्याल है एंड होता है और हर चीज़ की एक लिमिट होती है। और मेरा ख्याल है इसको ही अगर बात कर लें, जो अभी हमें पेट्रो युआन की बात कर रहे हैं, सो ग्लोबल ऑर्डर इज़ फास्ट चेंजिंग, वी कैन सी दैट, और इस जंग के बाद पता चलेगा कौन किधर खड़ा है। पर जहाँ तक ये बात है, कुड दिस बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ईरान? ये जो हम पेट्रो युआन की बात कर रहे हैं, ये जो डॉलर की जो डाउनफॉल है, जिस तरह अभी नकवी साहब भी कह रहे थे कि वहाँ पे एक बड़ा जुमला चल रहा है कि जी हमारे पास तो पहले कंट्रोल नहीं था, अब हम 250 से 300 मिलियन जो है वो कमाएंगे और इस पर हम कंट्रोल करेंगे, तो थैंक यू ट्रंप के आपने ये कर दिया। कुड दिस बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि ये जो कुछ हो रहा है यही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, इन द सेंस कि ठीक है वो युआन के अपना युआन इज ऑन द राइज और उस पर पेमेंट सारी हो रही है, ये जितनी शिपिंग के मामला चल रहे हैं, और चाइनीज भी यही चाहते हैं। चाइनीज भी यही कहा था अमेरिकन को आज से कुछ अर्सा पहले कि हम जब आपको हिट बैक करेंगे तो आपको डॉलर की नजर नहीं आएगा और युआन विल बी द मेन डोमिनेटिंग करेंसी। तो ये तो एक चेंज हम देख रहे हैं, ये होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज एक अल्लाह ताला का भी अपना एक निजाम है, वो भी देख रहे हैं। ट्रंप की आज की जो पोस्ट है उसमें उसने अल्लाह का नाम लिया जी, देखे ना, इसका मतलब ये है कि ट्रंप को भी अब अल्लाह जो है वो याद आ गया है। देखे, ये समझने की कोशिश करे, ये थोड़ा सा मैं उसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। मैं कहना अब ये चाह रहा हूँ कि देयर विल बी अ चेंज इन द ग्लोबल ऑर्डर। आप देखेंगे दिस वे और दैट वे, जंग कब खत्म होती है, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा। यूनाइटेड नेशन विल रीअसर्ट एंड टेक ओवर। अभी तक तो यूनाइटेड नेशन टोटली एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। गजा में हुआ कोई कुछ नहीं कर सका और लेबनान में कोई कुछ नहीं कर सका। जो अमेरिकन इसराइली ने मिलकर किया है वहां पे गजा में और लेबनान में, अभी भी लेबनान में हो रहा है। और लेबनान की मैं एक बात बता दूं, अनबिलीवेबल इट हैज हैपेंड कि हिजबुल्लाह ने, जिनको एक टॉप लीडरशिप को उन्होंने साफ कर दिया था, वो इसराइल के अंदर जाके उन्होंने बड़ी टेरिटरी पे कब्जा किया और हिजबुल्लाह का झंडा लहराया। अब आप मुझे ये बताएं कि ये पहली मर्तबा हुआ कि हमने इसराइल के अंदर जाके उनकी जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है वो हिजबुल्लाह के कब्जे में देखी है। और तीसरी बात देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कतर ने, आज हम सुन रहे थे, कतर ने कहा कि जी यूएस फोर्सेस यहाँ से निकल जाए। बहरीन भी कुछ किस्म की बातें कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो ईरान की एक बड़ी डिमांड है कि जो गल्फ के अंदर अमेरिकन बेसेस है दे हैव टू बी वाउंड अप। देखें, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा। उसकी वजह ये है कि अगर इस तरह की कोई मामले डेवलपमेंट हो जाती है, डिपेंडिंग कि कितना बड़ा लिवरेज होता है ईरान के पास, तो फिर एक तो वो जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का एक इमेज था अमेरिका का, वो तो बुरी तरह से चकनाचूर हो गया है। वो इसी दिन के लिए उन्होंने, मतलब माजरत के साथ इन गल्फ नेशंस ने उनको पाल के रखा हुआ था इसी टाइम के लिए। जब इस टाइम पे काम नहीं आए और दे केप्ट ऑन बीइंग हिट आफ्टर हिट, तो ये तो कुछ ना कुछ तो बदलेगा। जंग के बाद तो ये बहुत बुरी तरह से बदलेंगी चीजें। बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, मिडिल ईस्ट का ऑर्डर बदलेगा। ग्रेट इसराइल का विजन जो है वो खत्म हो गया, खाक हो गया। और यहाँ पे मिडिल ईस्ट में जो अभी क्या हो रहा है,
अभी जो बेसिस से वो अपने ट्रुप्स को निकाल के होटल में रख रहे हैं, छुपा रहे वहां पे, चाहे वो मोसाद की बेसिस है, चाहे वो CIA वालों के लोग हैं, जो भी उनके इंटरनल मामला है, उन पे प्रिसीजन स्ट्राइक्स हो रही हैं। कौन जो है जो ईरानियंस को ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस जो है, मैं समझता हूँ कि जो भी दे रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, बिकॉज उसकी वजह से एक तो वो नाकाम हो गए। अमेरिकन पूरी कोशिश की थी कि ये गल्फ ममालिक ईरान पे हमले शुरू कर दें, वो नहीं हुआ, वो मामला फेल हो गया। कोशिश थी तमाम रोग इसराइल की द रोग स्टेट के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके किसी तरह पाकिस्तान को बीच में मुलवस किया जाए, बट पाकिस्तान हैज प्लेड द डिप्लोमेटिक कार्ड। मैं समझता हूँ वेरी वेरी स्मूथली, वेरी नाइसली कमाल कर दिया कि इस मामलात में हमने एक इतना बेहतरीन रोल अदा किया है कि जब जैसे भी मामला खत्म होगा, आप देखेंगे पाकिस्तान वाकई हमारे लिए एक गेम चेंजिंग टर्निंग पॉइंट होगा। और दूसरी बात को बता दूं कि बिल्कुल गल्फ स्टेट्स का जो इत्तेमाद था कि उनको एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला मिलेगी फ्रॉम द अमेरिकन, वो चीजें खत्म होगी। बिल्कुल वो चीज़ खत्म होगी। मैं जरा शराय साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। शराय साहब, ये इस पे तो कंसेंसस है, ग्लोबल ऑर्डर ये तो बदलना ही बदलना है, नज़र आ रहा है। बट जहाँ तक ये बेसिस की जो बात हो रही है, जो मिडल ईस्ट में जिस तरह इजराइल धकेलना चाह रहा है मिडल ईस्ट को इस जंग के अंदर, और जिस तरह मिडल ईस्टर्न कंट्रीज रिस्ट्रेंट शो कर रही हैं डिस्पाइट बीइंग हिट बाय ईरान, वो रिस्ट्रेंट शो कर रही हैं। इसमें खैर पाकिस्तान का भी एक जो है वो एक पिवटल रोल है इसमें फॉर इंश्योरिंग दैट। बट क्या आपको लगता है जंग के बाद ये रियलाइजेशन और ये जो बेसिस की बात हो रही है, ये भी अमेरिका के लिए एक डाउनफॉल का जो है वो एक जो है वो शुरुआत होगी कि जिस दिन के लिए आपको इन बेसिस को रखा था, आप हमें उनसे ही नहीं बचा सके। जो आपने हमें एक बोगीमैन जो बोगीमैन हमारे सामने खड़ा किया था ईरान के लिए, ईरान के खिलाफ हम आपको जो है वो प्रोटेक्शन देंगे, वो भी नहीं आप कर सके, तो देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस? देखिए डॉक्टर साहब, जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे और नकवी साहब ने कहा, एक चीज़ बड़ी अहम ये है कि इस तमाम जंग का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो मेरे ख्याल में नेतन्याहू के इजरायली एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस को हुआ है। और ये जंग आज ख़त्म होती है, कल ख़त्म होती है, इसमें एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि बेशक इसराइल मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका का सबसे कीमती इत्तेहादी था, जो कि बड़ी हद तक शायद उनके आपस के भी इख्तलाफात इसलिए ज़्यादा होंगे कि अब मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से चाहे रिपब्लिकन आते हैं चाहे डेमोक्रेट आते हैं, हालांकि दोनों ज़ायनिस्ट के सॉफ्ट और हार्ड फेसेस हैं, वो इसराइल को इस तरह ओपनली अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो फंड करते रहेंगे और उसको जंगी जो है ना वो सपोर्ट भी करते रहेंगे। आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ इट। अब मेरे ख्याल में अमेरिकन इस तमाम मामलात के अंदर मेरे ख्याल में अमेरिकन जो लोग हैं ना, कौम है, उसका एक बड़ा अहम रोल होगा नेक्स्ट टू डिसाइड कि आगे क्या होना है। दूसरा, मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखें बहरीन, UAE और कुवैत बड़ी हद तक दे वर लाइक द फ्रंट बेसिस ऑफ ज़ायनिस्ट जो लॉबी है उसके थे। आप UAE के अंदर इन्वेस्टमेंट देखें, वो तमाम उन ज़ायनिस्ट यहूदियों के थे जो कि किसी भी लिहाज से जिनको रॉथशाइल्ड, अबाद और वेटिकन जो है ना वो सपोर्ट करते रहे, और उनका मेन मकसद एक फॉरवर्ड बेस था यहाँ पे ईरान और उसकी लीडरशिप के खिलाफ स्पाइंग करने के लिए। और बाकायदा आप देखें कई ऐसी कंपनीज बनी हैं, देवर स्पेसिफिक, नबी साहब मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे थोड़ा बहुत, तो वो यही था कि वो ईरान के ऊपर उनका फोकस रहा है। अगर वो इस जंग के अंदर डिस्ट्रॉय हो रही हैं या हुई हैं एक वन बाय वन, तो ये एक बड़ा मेरे ख्याल में ईरान के लिए रिलीफ होगा। दूसरा देखिए, कतर और सऊदी अरब का बड़ा अहम रोल है। इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि बेशक जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे कतर के साथ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, UAE के पास भी जा रहे हैं, सऊदीया से भी मिले, लेकिन सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, देयर आर रिपोर्ट्स कि उन्होंने कांटेक्ट किया चाइनीज को भी, साथ साथ फ्रांस, बरतानिया और बाकी दूसरे ममालिक को भी, एंड दे आर नाउ मूविंग आउट ऑफ द सऊदी ब्लॉक। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम आगे आ रहा है। बेशक मिडिल ईस्टर्न जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी पाकिस्तान एक बड़ा रोल प्ले करेगा, कीपिंग आउट UAE, बहरीन और आप जो कुवैत को निकाल दें। बाकी सऊदी अरब और कतर मेरे ख्याल में दे वुड बी लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। पहले भी बात हुई थी कि सऊदी पैटर्न के ऊपर पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहते हैं, एंड देन पाकिस्तान कैन प्ले एज अ रोल ऑफ गारंटर कि ईरान यहाँ पे मिडिल ईस्ट में किसी के लिए खतरा नहीं है अनटिल एंड अनलेस यहाँ अमेरिकन बेसिस नहीं होंगे, यहाँ जो मुसाद और रा के नेटवर्क्स काम नहीं करेंगे, तो आई थिंक दे आर एट ईज। और अगर ईरान भी उस ब्लॉक का हिस्सा बनता है जो कि इंश्योर करेगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जंग नहीं होगी, ईरान अटैक नहीं करेगा और पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट,
تو آپ دیکھیں यूरोपीय यूनियन पहले ही ईरान के साथ कारोबार करने के लिए तैयार है. मिडिल ईस्ट में आप कतर और सऊदी अरेबिया को देखें, उन्होंने कोई एतराज नहीं किया कि आपने अमेरिकन बेसिस को हिट किया है. और यहाँ हम देखें कतर और सऊदी अरब के अंदर ईरान ने सिविलियन टारगेट्स को भी हिट नहीं किया. अब नेक्स्ट 48 आवर्स देखें, ट्रंप की धमकी अपनी जगह पे, क्या यूएई, बहरेन और कुवैत पर वही क़यामत आएगी अगर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान को नीस्तो नाबूद करेंगे. तो आई थिंक इन तीनों जो ममालिक हैं इनको एक बहुत बड़ा लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रक्शन, और ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी तबाही की बायस होगा. आखिरी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड ऑर्डर इसलिए भी चेंज होगा कि नो मोर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर रिलाइंग ऑन अमेरिकन. 12-13 के करीब इनके फॉरवर्ड बेसिस थे, ऑपरेशनल बेसिस थे, वो या तो डिस्ट्रॉय होंगे या जो है वो न्यूट्रलाइज हो गए. इनको रीबिल्ड करने के लिए क्या यूएई पैसे देगा, क्या कुवैत देगा, क्या सऊदी अरब देगा? वो तो आपने उस दिन सुन लिया था ना, ये कहा जा रहा था कि जी ये जो रीबिल्डिंग है इसके लिए जो कैरोलाइन लेविट की स्टेटमेंट आई थी कि जी हम पैसे जो है वो ये सिर्फ बात हो रही है कि जी ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से जो है वो मांगे जा सकते हैं. बट यू नो आई थिंक एक अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज शायद ये हो कि जिस तरह जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम ममालिक है, उनको शायद इस चीज़ का जो है वो इदराक हो जाए कि हमने हमारी यूनिटी इकट्ठे रहने में है. और जिस तरह अभी एक पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, तो आई मीन आई वुड बी वेरी हैप्पी कि जिस तरह अभी यूएन की बात हो रही है कि यूएन के अंदर एक तब्दीली आएगी, काश के एक नया OIC जो है वो जन्म ले जो कि मोर इम्पैक्टफुल हो एज कम्पेयर टू द पास्ट. एक OIC इस तरह का हो जो मोर इम्पैक्टफुल हो. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. नकवी साहब बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं. आप क्या दो चीज़ें, एक तो ये कि इसमें से इस जंग के इख्तिताम जब भी ये होता है, ये तो नज़र आ रहा है, अभी तो कल पता चलेगा कि किस दहज पे चीज़ें जाती हैं. इस जंग के इख्तिताम पे आपको लगता है कि दुनिया में जो तब्दीलियाँ आई हैं उसके बाद जो सैंक्शंस हैं वो कुछ उनमें कोई कमी आएगी? ईरान पे जो सैंक्शंस हैं उनमें कुछ कमी आ सकती है क्या? वहाँ पे क्या व्यू पॉइंट क्या है वहाँ पे? देखिए, एक बात शिराजी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इस जंग के बाद जो खित्ते के अंदर तब्दीली आनी है उसमें जो ईरान का रोल बनेगा और बिलखुसूस पाकिस्तान का. देखिए, ईरान का ये शुरू से ही मौक़िफ़ रहा है कि हम खित्ते की सिक्योरिटी को खित्ते के ममालिक को मिल के बनानी चाहिए. और उन्होंने कई दफा ऑफर किया है कि सारे खित्ते के ममालिक मिल बैठ के अपने एक दिफाई मुआहिदा करते हैं, उसमें से जो भी गलती करे हम खुद आपस में एक दूसरे को उसमें मैनेज करें. ये क्या है कि बाहर से अमेरिका आ जाए या इनडायरेक्टली इसराइल आ जाए. तो मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ ये कदम बढ़ सकता है कि जब ये अमेरिकन असर रसूख कम होगा तो यकीनन ये मुल्क और करीब आएंगे. आप देखें, चाइना ने बड़ी अच्छी कोशिश करके ईरान और सऊदी अरब को बिठा दिया और उसके बड़े मुस्बत नतीजे भी हमें मिले. उसके बाद कतर और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं. इनका जो गैस फील्ड है वो मुश्तरका गैस फील्ड है. इन्होंने अगर आइंदा अपने गैस फील्ड को इस्तेमाल करना है तो दोनों का आपस में बाहमी ताउन जरूरी है. इसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर भी जो अरब ममालिक हैं, GCC के जो दूसरे ममालिक हैं, उनके भी ईरान के साथ मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिका की तरफ से ईरानोफोबिया जब खत्म कर दिया जाएगा तो ये ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे. और उसमें जब यकीनन पाकिस्तान जब शामिल हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमें बहुत अच्छी चीजें मुस्तकबिल में नजर आ रही हैं. दूसरी बात जो आपने हमारे किसी और साथी ने इशारा किया, वो इसराइल का जो असर रसूख है उसका खात्मा जरूरी है. क्योंकि इसराइल जो ग्रेटर इसराइल का तस्वुर है उसके अंदर तो सऊदी अरब का भी कुछ हिस्सा शामिल है और भी जो ममालिक इस्लामी ममालिक शामिल हैं. तो उसमें फिर OIC को मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपने भी इशारा किया है, OIC को वाकई OIC बनना चाहिए, वाकई इस्लामी ताउन तंजीम बनना चाहिए, ना कि ये किसी एक मुल्क पे. बल्कि माजी में तो यही कहा जाता था कि शायद अमरीकी इशारों पे वहां पे जो है सब कुछ होता है और कोई ऐसा फैसला नहीं होता. तो अमरीका का असर रसूख जितना कम होगा, OIC, उम्मत मुस्लिमा, इलाकाई ममालिक, पाकिस्तान उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे. रफी साहब, आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट. प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया. रफी साहब, ब्रिगेडियर फारूक साहब और जाहिर शाह शिराज साहब, प्लेजर हैविंग यू हियर. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़.